सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल प्रीति स्पीक्स पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे आधारशिला मॉड्यूल भाग 5 और 6 के बारे में। उससे पहले अब तक हमारे सभी शिक्षक साथी इस बात से परिचित हो गए होंगे कि आधारशिला मॉड्यूल में कुल 6 भाग हैं। भाग 1, भाग 2, 3 और 4 के वीडियो हम पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अब भाग 5 और 6 आज कंप्लीट हो जाने के बाद पूरा आधारशिला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिन सबके लिंक आप सभी साथियों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले भाग 5 में देखेंगे। भाग 5 में आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन, भाषाई कौशलों और गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन। अब बात करते हैं आरंभिक स्तर पर आकलन एवं मूल्यांकन। किसी भी काम को करते समय हम देखते रहते हैं कि वो ठीक से हो रहा है या नहीं। जैसे कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो जांचते रहते हैं कि सही सामग्री लग रही है या नहीं लग रही है। हम इस तरह की जांच बीच बीच में नहीं करेंगे तो काम के गड़बड़ हो जाने की आशंका बनी रहेगी। अगर पूरा काम हो गया है और बीच बीच में उसे जांचा नहीं गया तो पूरा हो जाने पर ये पता लगाने का भी कोई फायदा नहीं है कि गड़बड़ कहाँ थी, क्योंकि अब उसे सुधारने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो साथियों, बीच बीच में जांचने या आंकने वाले इस काम को ही आकलन कहते हैं। आकलन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक समझ सकते हैं कि वो अपने काम में कितना सफल रहे हैं, बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, कहीं सुधार की जरूरत है या नहीं, और आगे किस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। तो अब आकलन और मूल्यांकन कैसे किया जाए? आकलन और मूल्यांकन के 3 पहलू हैं। हर एक के साथ ये भी सुझाया गया कि वो उसे कैसे किया जाए। जैसे कक्षा में काम के दौरान, कक्षा में जब बच्चों के साथ काम करते समय सहज रूप से पता चल जाता है कि बच्चों की मुश्किलें क्या हैं और जो काम किया है उसमें कोई बदलाव की जरूरत है या नहीं। अगर कहीं शंका है तो थोड़ा और ध्यान से बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। इस प्रकार ध्यान रखने को अवलोकन कहते हैं और कक्षा में होने वाली प्रक्रिया को अवलोकन मूल्यांकन का एक बड़ा हिस्सा है। बहुत से लर्निंग आउटकम ऐसे होते हैं जिन पर अलग से बच्चे का मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं होती है। हम अपने अवलोकन के आधार पर कह सकते हैं कि बच्चे इन आउटकम को हासिल कर चुके हैं या नहीं। जैसे दूसरों के साथ मिलकर काम कर पाना, दूसरे बच्चों के सामने अपनी बात को आत्मविश्वास से कह पाना। इसके अलावा कभी कभी बीच बीच में ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां आ जाती हैं जिन्हें शिक्षक को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए ताकि वे आगे के मूल्यांकन के बारे में सोच सकें। अगर बच्चा किसी कारण से काम में नहीं जुड़ पा रहा है तो उस कारण को समझना भी जरूरी होगा, उसका कारण जानना होगा। जैसे घर में कोई खास परेशानी तो नहीं, या किसी शारीरिक समस्या का सामना कर रहा हो, या कोई खास मानसिक समस्या हो। ऐसे में रिकॉर्ड रखने से आगे की दिशा तय करने में हमको मदद मिल जाती है। इसी तरह हो सकता है किसी दिन कोई बच्चा बहुत जटिल काम को कर ले, ये उपलब्धि भी उसके रिकॉर्ड में रखने लायक है। अब बच्चों के मूल्यांकन के लिए जो शाब्दिक मूल्यांकन होता है, वो बच्चों के मूल्यांकन के लिए विषयवार लर्निंग आउटकम तय किए गए हैं जिनके आधार पर सतत आकलन किया जाएगा। इसका उद्देश्य लर्निंग गैप को पहचानना और उन्हें दूर करना है। शाब्दिक मूल्यांकन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है लर्निंग गैप्स को पहचानना और उन्हें दूर करना। अब है किन बिंदुओं पर मूल्यांकन होना चाहिए। जैसा कि अभी बात चल रही है, बच्चों का मूल्यांकन हर विषय के लिए निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष किया जाना है, जिसके अंतर्गत ये बिंदु आ सकते हैं। जिस समूह का मूल्यांकन किया जा रहा है
उसके बारे में ये जानकारी कर लें कि इस अंतराल में बच्चों को किन किन लर्निंग आउटकम पर काम करने का मौका मिला है। पूर्व में ये भी जान लें कि इनमें से किन किन लर्निंग आउटकम का मूल्यांकन कक्षा में सहज अवलोकन से किया जा सकता है, या कौन से ऐसे लर्निंग आउटकम है जिन पर अलग से मूल्यांकन की आवश्यकता है, इनके मूल्यांकन का तरीका क्या होगा, किस प्रकार के टूल उपयोगी होंगे। तो ये बिंदु जब हम अपने मन में रखेंगे तभी जो है मूल्यांकन सही हो पाएगा। अब मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी हैं। मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रत्येक आउटकम के बारे में सोचिए कि किस तरह गतिविधि पर काम दिए जा सकते हैं, जिससे ये उभर कर आ जाएगा कि बच्चे कहाँ तक पहुंचे हैं। तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का प्रयोग करके भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अब जब मूल्यांकन किया तब इस बात पर भी बहस होती है, क्या बच्चों को उनके मूल्यांकन के बारे में बताया जाए। इस पर हमेशा ये बहस ही चली है कि बच्चों को उनके परिणाम और उनकी गलतियां बताने की जरूरत है या नहीं। समस्या तो तब और ज्यादा हो जाती है जब बच्चे को इस तरह बताया जाता है कि उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, यानी उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है। उसे लगता है उसने ऐसा कुछ कर दिया जिससे स्पष्ट होता है कि उसमें कुछ कमी है। तो बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, दैनिक कक्षा शिक्षण में रोजमर्रा के काम में बच्चों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है, बच्चे खुद दूसरों को देखकर, अपने साथियों को देखकर खुद अपनी गलतियों में सुधार कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है, क्या माता पिता तक बच्चों की प्रगति के संबंध में कुछ बात पहुंचाई जाए या ना पहुंचाई जाए। तो जहां माता पिता बच्चों के प्रगति पत्र को पढ़कर अपने बच्चों की मदद करने की स्थिति में हूं, वहां अलग तरीका अपनाया जा सकता है, परंतु हमारे यहाँ शायद अधिकांश जगहों पर ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि किसी एक दिन अभिभावकों की बैठक की जाए और शिक्षक, शिक्षिका व एसएमसी के लोग मिलकर बच्चों के माता पिता से बात कर बच्चों की प्रगति से अवगत कराएं। माता पिता को बच्चों की प्रगति के बारे में अवगत कराएं और आगे के काम के बारे में थोड़ी जानकारी दें कि उनसे किस तरीके का सहयोग मिल जाएगा या हमें किस तरीके का सहयोग चाहिए, इसका भी जिक्र उनसे अवश्य करें। इसके बाद कुछ अभिभावक स्कूल आकर भी बच्चों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निमंत्रण देना चाहिए। किस तरह के सहयोग या आपसी तालमेल की बातें की जा सकती हैं, ये समुदाय के साथ विचार विमर्श करके निर्धारित किया जा सकता है। इसके बाद बात आती है अपने काम का मूल्यांकन या स्वमूल्यांकन। अपने खुद के काम का मूल्यांकन का काम शिक्षक स्वयं ही कर सकते हैं। ये काम अकेले में या अन्य शिक्षक साथियों की सहायता से किया जा सकता है, जिसका तरीका बहुत सरल है। हम अपने काम में जो कुछ करना चाह रहे हैं उसके बारे में एक दूसरे से ये बात करना कि हम उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कहाँ कहाँ हमें लगता है कि हमारे काम में कमियां हैं और कहाँ कहाँ हम सफल हो पा रहे हैं। लेकिन ये निश्चित कर पाना बहुत कठिन काम है कि आप अपने आप के बारे में ऐसे खुलकर सोच विचार कर निर्णय ले सकें। अब देखिए, भाषाई एवं गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन। तो सबसे पहले बात करेंगे भाषाई कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन। बच्चों में विविध भाषाई कौशल के आकलन और मूल्यांकन के लिए लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सीखने का रिकॉर्ड रखने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड रखा जाए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। एक इस तरीके की टेबल बनाई जाए, सबसे पहले क्रम संख्या, फिर छात्र छात्रा का नाम लिखा जाए, बच्चे परिचित वस्तुओं चित्रों के नाम बताते हैं। ये इसमें जो है लर्निंग आउटकम लिख ली गई हैं। अब इधर नाम लिखा गया है, अब किस बच्चे ने इस लर्निंग आउटकम को किस माह में प्राप्त किया, इस प्रकार से एक जो है तिथि और माह लिख के इस तरीके से हम अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा है संपूर्ण कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन। पूरी कक्षा के सीखने के आकलन का संकलन भी निर्धारित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष करना है। आपको यह ध्यान रखना है कि कितने बच्चे किस लर्निंग आउटकम में किस स्तर पर हैं। उसमें देखिए इस तरीके की टेबल बनेगी, इधर लर्निंग आउटकम दी हैं।
अप्रैल में जैसे आपके पास 45 बच्चे हैं क्लास में, तो अप्रैल में फर्स्ट लर्निंग आउटकम को जैसे इसमें लिखा है 40/45, यानी कि अप्रैल में 45 बच्चों में से 40 ने इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया, मई में 41 ने, जुलाई में 43 बच्चों ने। इस तरीके से ये जो टेबल दी गई है इसके हिसाब से भी आप आकलन कर सकते हैं और अपने पास आकलन का रिकॉर्ड रख सकते हैं। इसी तरीके से गणितीय कौशलों का आकलन एवं मूल्यांकन, केवल परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन करना एकागी है। ये बच्चों के पूरे व्यक्तित्व, उनकी खूबियों और कमजोरियों को सम्मिलित नहीं करता है। बच्चे दिन प्रतिदिन नए प्रभाव ग्रहण करते हुए और नए नए व्यवहार सीखते हैं और उन्हें व्यक्त भी करते हैं। ऐसे में निरंतर चलने वाली आकलन पद्धति अधिक उपयोगी होती है। गणित में भी लर्निंग आउटकम के सापेक्ष सीखने के रिकॉर्ड के दो तरीके हैं, एक तो बच्चों के आकलन का रिकॉर्ड, एक संपूर्ण कक्षा के आकलन का रिकॉर्ड। तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है बच्चों का व्यक्तिगत आकलन रिकॉर्ड प्रपत्र कक्षा 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से लर्निंग आउटकम दिए हैं, बच्चों के नाम दिए हैं, उसके बाद देखिए लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। अब किस माह में किस बच्चे ने किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है उसको इसमें लिख लेंगे। शिक्षक बच्चों का सतत आकलन करते हुए लर्निंग आउटकम संप्राप्त की दशा में माह तिथि अंकित करेंगे। इस प्रकार का प्रपत्र सभी कक्षाओं के लिए बनाया जाएगा। तो ये आपके पास एक आकलन रिकॉर्ड हो जाएगा। और संपूर्ण कक्षा का देखिए ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें भी विद्यालय का नाम, विषय गणित, कक्षा 3, विद्यार्थियों की संख्या 50। अब ये देखिए लर्निंग आउटकम मैथ के दिए हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक क्रम संख्या में ये चयनित लर्निंग आउटकम है। अब इन पे आप काम कर रहे हैं। अब आपके पास 50 बच्चे हैं। अप्रैल में जो पहली लर्निंग आउटकम है उसको जैसे 25 बच्चों ने अगर प्राप्त कर लिया है तो 25/50 लिखेंगे। मई में इस लर्निंग आउटकम को अगर 28 बच्चों ने प्राप्त किया है तो ये आपने आकलन करके 28/50 लिखा। तो इस तरीके से प्रतिमाह प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर आकलन कर इसकी पूर्ति की जाएगी। बच्चों के सीखने का रिकॉर्ड, ये आकलन जो आपने किया है ये रिकॉर्ड आप फाइल या पोर्टफोलियो के रूप में रख सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं भाग 6 की परिशिष्ट। इसके अंतर्गत शिक्षण प्रदर्शन एवं आकलन और सुधार। शिक्षक के समक्ष ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो कैसे ये चेक करे कि उसके प्रदर्शन में इम्प्रूवमेंट या सुधार हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इसके लिए हर दिन आत्मावलोकन और विश्लेषण की जरूरत होती है। शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सके और समय के साथ उसमें सुधार कर सके, इसके लिए शिक्षक प्रदर्शन सूचकों का विकास किया गया है। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक। बच्चे नहीं सीख रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। एक ही तरीके और गतिविधियां सभी बच्चों के सीख पाने में सहायक हों ऐसा जरूरी नहीं है। हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। फिर भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया से जुड़ाव पैदा करने के लिए जरूरी हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक ऐसी ही मूलभूत प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर विकसित किए गए हैं। शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए विकसित किए गए हैं। ये सूचक 4 श्रेणियों में हैं। अब सामान्य शिक्षण विधि। बच्चे सीखें इसलिए आवश्यक है कि कक्षा में बच्चों की सहभागिता झलके और सीखने के लिए मौके मिलें और नियोजित तरीकों से सीखना सुनिश्चित हो। इसके लिए शिक्षक अपनी कक्षाओं में बच्चों के लिए भय मुक्त और खुला माहौल निर्मित कर गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर बढ़ सकते हैं। शिक्षण विधि के 3 प्रमुख पहलुओं पर सूचक बनाए गए हैं। ये कौन सी 3 विधि हैं? सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम और सीखना सुनिश्चित करने की पहल।
अब हर एक श्रेणी के अंतर्गत अपनी प्रगति आंकने के लिए जिन सूचकों का प्रयोग कर सकते हैं वो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हर सूचक में 4 स्तर हैं, ए, बी, सी, डी। आप इन सूचकों के आधार पर हर दिन या साप्ताहिक रूप से अपने शिक्षण प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं। किए गए कक्षा शिक्षण और बच्चों से बातचीत के बाद दिए गए इंडिकेटर के स्तर यानी DCBA पर टिक करें। वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए योजना बनाते और आगे बढ़ते रहें। बी अपेक्षित स्तर है, फिर भी आपका लक्ष्य हर सूचक में ए होना चाहिए। अब सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत जो 3 दी गई हैं विधियां उन पे देखिए। सबसे पहले सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल दिया गया है कि कक्षा में ऐसा माहौल है कि बच्चे बिना डरे अपनी बात कहते हैं, हो रही प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं और कोई भी छूटता हुआ नहीं दिखता है। अब इसमें देखिए ABCD 4 सूचक दिए गए हैं। जो भी जिस तरीके से आप काम करवा पा रहे हैं उस पर आप टिक करें। फिर है गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम में बच्चों के सामने रोचक और चुनौतीपूर्ण संदर्भ प्रसंग अनुभव रच सीखने की प्रक्रियाएं शुरू करते हैं ये सब। और उसके बाद फिर ABCD सूचक दिए गए हैं। फिर आगे देखिए G3 बच्चों को दिन के कुछ समय छोटे समूह में मिलकर काम करने के मौके मिलते हैं। G4 में शिक्षण ठोस सामग्री, ऑडियो विजुअल सामग्री एवं पुस्तकालय की पुस्तकें बच्चों के हाथ में देकर प्रयोग करते हैं। ये इस तरह से स्व आकलन हो रहा है ABCD सूचक के रूप में शिक्षक का स्व आकलन। इसके बाद तीसरा है सीखना सुनिश्चित करने की पहल। G5 शिक्षक द्वारा शिक्षण योजना बनाई जाती है और सामान्यतः उसके अनुसार शिक्षण किया जाता है। इसमें भी ABCD दिया हुआ है, आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिए। G6 में शिक्षक ने बच्चों की प्रोफाइल भरी है और उनका उपयोग शिक्षण योजना के लिए किया है। उसके आधार पर विशेष शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के सीखने के लिए वे विशेष अवसर बनाते हैं। अब इसका देख लीजिए, प्रोफाइल के आधार पर योजना बनाकर प्रयोग कर रहे हैं और विशेष शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के सीखने के लिए अवसर बना रहे हैं। प्रोफाइल भरी है बी में और उसके आधार पर शिक्षण योजना बनाकर प्रयोग कर रहे हैं। सी में प्रोफाइल कुछ हद तक बनाई है लेकिन प्रयोग में नहीं है। डी में बच्चों की प्रोफाइल नहीं बनाई है। तो इस तरीके से G7 में देखिए शिक्षक सभी बच्चों का नियमित रूप से आकलन कर रिकॉर्ड रखते हैं। और इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया है भाषा शिक्षण का, वो भी आप इस मॉड्यूल में देख लीजिएगा। अब है शैक्षिक बदलाव एवं स्व विकास की योजना। एक्चुअली में बदलाव है क्या? एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पाना या हासिल करना ही बदलाव है। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी, लेकिन शिक्षा में सकारात्मक बदलाव की चर्चा करी गई है। बदलाव को हम 3 रूपों में पहचान सकते हैं। पहला, ऐसा कुछ हासिल कर लेना जो हमारे पास नहीं था या ऐसा करने लगना जो पहले नहीं कर पाते थे। ये भौतिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक तीनों रूपों में प्रकट हो सकता है। स्कूल में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर हो जाना, शिक्षण प्रक्रिया में ICT का प्रयोग करना, बच्चों से मुस्कुराकर बात करना, ये तीनों स्वरूप इसके उदाहरण हो सकते हैं। सेकेंड नंबर, पहले से उपलब्ध चीजों या पहले से हो रही प्रक्रियाओं और तरीकों में सुधार करना, स्कूल में टूट फूट मरम्मत होना, पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या बढ़ जाना, पुस्तकालय रख रखाव और उपयोग में बच्चों की भागीदारी बढ़ना, शिक्षण में बच्चों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से जुड़ाव। थर्ड नंबर, ऐसी चीजें जो ठीक नहीं थी उनका हटना या ऐसी प्रक्रियाएं जो बच्चों के सीखने के लिए ठीक नहीं थी उनका बंद होना भी एक प्रकार का बदलाव ही है। अब शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बदलाव या सुधार के तरीके। स्कूल किसी भव्य या सजावटी इमारत का नाम नहीं है। किसी भी शैक्षिक संस्था या स्कूल में 3 पहलू सम्मिलित होते हैं। हर एक पहलू में किए गए सार्थक बदलाव किसी संस्था के विकास के लिए जरूरी है। ये 3 पहलू कौन से हैं? एक तो संबंध या रिलेशनशिप, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है परिणाम या आउटकम। तो सबसे पहले बात करते हैं संबंध या रिलेशनशिप की।
स्कूल कई प्रकार के संबंधों का ताना बाना है। हर एक स्तर पर सहज संबंध शैक्षिक क्रियाओं को कारगर बनाते हैं और चाहे गए परिणाम की ओर सहजता से ले जाते हैं। स्कूल में जो है संबंधों का बहुत अधिक महत्व है। ये संबंध कैसे? बच्चों के बीच आपस में, बच्चों और शिक्षकों के बीच, शिक्षकों के बीच, बच्चे शिक्षक और प्रधानाध्यापक के बीच, स्कूल और समुदाय अभिभावकों के बीच, स्कूल और सुपरवाइजरी संस्थाओं और समूहों के बीच। अब बात करते हैं प्रक्रिया या प्रोसेस की। सीखने की ऐसी प्रक्रिया जिनमें बच्चों को स्वतः करके सीखने का अवसर हो, वे साथियों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएं। शिक्षक की भूमिका ऐसे माहौल बनाने की हो जहां बच्चे खुद के अधिकतम प्रयास से अपना सीखना सुनिश्चित करें। स्कूल की प्रक्रियाओं में बदलाव या सुधार के लक्षण दिखने लगे। अब तीसरा है परिणाम या आउटकम। हर विषय के वांछित लर्निंग आउटकम तक चाही गई प्रक्रियाओं से पहुंचना केवल याद कर लेना या रट लेना नहीं है, बल्कि अवधारणाओं की ऐसी समझ जिनका उपयोग जीवन के विविध पहलुओं में बच्चे कर सकें। परिणाम में बदलाव या सुधार के सूचक क्या हो सकते हैं? विषयों के शिक्षण को लर्निंग आउटकम से जोड़ा जाता है। पाठों के शिक्षण की बजाय लर्निंग आउटकम आधारित शिक्षण की योजना बनाकर शिक्षण कार्य किया जाता है। हर बच्चे के सीखने का रिकॉर्ड लर्निंग आउटकम के सापेक्ष रखा जाता है। नियमित आकलन करते हुए सीखने में पीछे रह जा रहे बच्चों की विशेष मदद की जाती है। अब सफलता की अनुभूति बदलाव के लिए एक स्कूल या शिक्षक के रूप में हमारे लिए सफलता का मतलब है हर बच्चे में वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति। हमारा रोज का कार्य होना चाहिए ऐसे बदलावों के लक्षणों को पहचानना और उनको आगे बढ़ाते रहना। एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, कोई भी बड़ा बदलाव छोटे छोटे बदलावों से होकर ही संभव होता है। अब व्यक्तिगत विकास योजना, किसी भी आयु वर्ग का हो कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी व्यवसाय से संबंधित है, उसको अपनी व्यक्तिगत विकास योजना अवश्य बनानी चाहिए और उसी के अनुरूप काम करना चाहिए। और सुधार की योजना के लिए अब आपका समयबद्ध लक्ष्य निश्चित है। उस लक्ष्य तक पहुंचने में इस मॉड्यूल के विभिन्न भागों में दी गई सामग्री आपकी हेल्प करेगी। आपकी मदद के लिए डाइट एकेडमिक पर्सन, एकेडमिक संदर्भ समूह और राज्य संदर्भ समूह के सदस्य भी हैं। आप अपने प्रदर्शन में वांछित सुधार के लिए उपलब्ध किसी भी स्रोत या संदर्भ साहित्य का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद लास्ट में इस मॉड्यूल में फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी दी गई है। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही है। कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा है। प्रातःकालीन सत्र 30 मिनट का दिया हुआ है, फिर प्रथम वादन 90 मिनट, फिर इसके बाद मध्यावकाश है, फिर द्वितीय वादन गणित का और सायंकालीन सत्र 30 मिनट का। ये 50 कार्य दिवस की फाउंडेशन लर्निंग शिविर की इसमें समय सारणी दी गई है। लेकिन अब इस फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी में बदलाव हुआ है। अब ये 100 कार्य दिवस हो गया है, लेकिन अभी इसकी समय सारणी नई आई नहीं है, तो इस पे आप चाहे तो विशेष ध्यान ना दें। एक समझने के लिए आपको बता दिया गया है कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर की दैनिक समय सारणी इस प्रकार की है। इसके बाद फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना दी हुई है। सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चन, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न या फ्रीक्वेंट क्वेश्चन FAQs भी दिए हुए हैं। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिक शिक्षा विभाग की सभी नई खबरों, इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए आप प्रीति स्पीक से। थैंक यू।